हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी +1 की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर चैप्टर काइनेमेटिक्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स का। ओके, तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? क्या होता है काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। एक बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी करना इज काइनेमेटिक्स। स्पेशली हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो या एक बॉडी प्लेन में घूम रही हो, जैसे व्हाइट बोर्ड का प्लेन है ना, तो एक बॉडी ऐसे प्लेन में जा रही हो, ऐसे इस प्लेन में, तो हमें इन दोनों की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है का मतलब वो कितने टाइम में कहां पहुंच गई उसके बारे में बताना है। एक बॉडी ने चलना शुरू किया, कुछ टाइम बाद उसने 50 मीटर ट्रेवल कर लिया और उसकी स्पीड 50 हो गई। फिर अगले कुछ टाइम बाद वो 200 मीटर पे पहुंच गया है, उसकी स्पीड 500 हो गई। तो हमें उस चीज की पढ़ाई करनी है, सेम इसकी। ओके, तो ये हमारा थीम है इस चैप्टर का। जस्ट दो तरह के मोशंस डिटेल में पढ़ने हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद टू वेरी बेसिक टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन ये बचपन से सुनते आते हो। एक बॉडी रेस्ट में है, उसका मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट पर है, उसका मीनिंग वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ओके, अ बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स it do not change its position with respect to surroundings. ओके सर, ये आप 9th क्लास में भी सुनते हो। रेस्ट मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट मीन्स इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एंड मोशन मीन्स एक बॉडी मोशन में है मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। छोटे बच्चों वाली बातें हैं ये तो। अ बॉडी इन मोशन मीन्स इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। उसमें डू नॉट चेंज आ गया, इसमें चेंज आ गया। ठीक है सर, रेस्ट पे है मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मोशन में है मींस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। डन। इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, क्या मीनिंग इसका? बेटा इसका मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मेरी बात करो आप, मैं आपसे पूछूं हाँ भी बताओ मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो आप कहोगे सर रेस्ट पे हो, या आप हिल नहीं रहे हो, एक ही जगह पे खड़े हो। ठीक है, अगर हम मून से इसी बात के बारे में पूछें, एक एस्ट्रोनॉट मून पर गया हुआ है, उससे पूछा कि अर्थ पर ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है, बताओ ये रेस्ट पे है कि मोशन में है? तो मून पे एस्ट्रोनॉट क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार मुझे तो पूरी अर्थ घूमती हुई दिख रही है। वो बोलेगा मून मतलब मुझे तो अर्थ घूमती हुई दिख रही है सर। अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है ना, सन के अराउंड भी घूमती है, अपने खुद के अराउंड भी घूमती है।
तो वो कहेगा जी पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो अर्थ के ऊपर जो बंदा खड़ा है वो भी साथ ही घूम रहा है, सो ही इज इन मोशन। मींस एक बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, ये हमेशा किसी के रिलेटिव डिफाइन होगा। यू कैन नेवर से सर इज एट रेस्ट, sir is in motion. No, you should say sir is at rest with respect to me, sir is in motion with respect to that, he is in motion with respect to him. with respect to लगाना बहुत जरूरी है। rest and motion are relative terms means ये दोनों किसी के रिलेटिव डिफाइन होते हैं, किसी के विद रिस्पेक्ट टू। ये मार्कर रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू बताना पड़ेगा कि उसकी रिस्पेक्ट में। ओके, हाँ, इन जनरल डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं ये बॉडी जा रही है, ये बॉडी रुकी हुई है, तो हम ग्राउंड के फ्रेम से बात कर देते हैं। हमारा ग्राउंड नॉर्मल, कि ग्राउंड रेस्ट पे रहता है हमें लगता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सारी पढ़ाई चलती है। बट द रियल थिंग इज rest and motion are relative term means they are defined with respect to something, किसी के रिलेटिव डिफाइन होते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल, बहुत पहले से मैंने बनाई हुई है ये, यहां कर देते हैं। ये देखिए वेरी कॉमन एग्जांपल। सर मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन के अंदर विंडो है, ओके, ये फाटक लगा हुआ है, हाँ जी, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर विंडो, ये सीट्स बनी हुई हैं, यहां पे दो बंदे बैठे हैं, दो पर्सन्स बैठे हैं, पर्सन ए पर्सन बी, आराम से बैठे हैं दोनों, और यहां खड़ा है बाहर पर्सन सी फाटक के इस तरफ। अब ट्रेन निकल गई, अब बताइए जो पर्सन ए है वो रेस्ट में है कि मोशन में है? तो ऑब्वियसली पर्सन ए रेस्ट पर होगा, पर्सन ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने बी से पूछा, मैं क्या बता भाई ए रेस्ट पे है कि मोशन में है? बी कहता ले मेरे सामने तो बैठा है, कब से गप्पे मार रहे हैं हम लोग, तो ही इज एट रेस्ट। मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरे सामने बंदा बैठा है, मेरे से पूछा गया बता ये रेस्ट पे है कि मोशन है? कहूंगा रेस्ट पे है, बैठा तो है आराम से यार, किसी को कुछ कह रहा है रेस्ट पे है। लेकिन इससे पूछा गया बता ए रेस्ट पे है कि मोशन में है? तो ये कहेगा यार पूरी ट्रेन ही जा रही है, ट्रेन के अंदर बंदा है तो बंदा भी जा रहा है, सो ट्रेन भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। मींस person A is at rest with respect to B and A is in motion with respect to C. Clear? तो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट समझ आ गया। They are relative terms means they are defined relative to something, relative to an observer या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। क्लास नोट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, कंपटीशन के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही एग्जाम कॉपी में से ही मिलता है, तो क्लास नोट्स प्रॉपर बनाने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने जब नोट्स बनाने हैं मैं आपको बोलूंगा कि भाई वीडियो रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है? एंड जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त नोट नहीं करना है, उस वक्त पूरा ध्यान सिर्फ समझने पे लगाइए, नोट करने का टाइम मिलेगा आपको। मैं इवन लाइव क्लासेस में भी जब समझा लेता हूं उसका कहता हूं लो भाई अब नोट कर लो, अपने पास टाइम ही टाइम है, नो प्रॉब्लम। समझाते वक्त साथ साथ नोट करना बेवकूफी है, वो नहीं करना है, ठीक है? देखिए रेस्ट समझ आ गया, मोशन समझ आ गया। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स।
ये एग्जाम्पल साइड पर वीडियो रोककर ये नोट कर लीजिए, उसके बाद जो नोट करना है वो मैं यहां पे बोलने वाला हूं। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब सुनो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स मीन्स, यहां पे हमने वर्डिंग लिखनी है, लिखिए मीन्स they are defined relative to an observer, means they are defined relative to an observer, full stop. Next time लिखो, that is a body can be at rest with respect to one observer and can be in motion with respect to another observer. A body can be at rest with respect to one observer and can be in motion with respect to another observer. For example, this. I hope समझ आ गया आपको, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट बात आ जाती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास या इसे पार्टिकल भी बोलते हैं। हाँ जी, पहले 15-20 मिनट आपके बेसिक्स बनने हैं जी, उसके बाद फिर हमारी टर्म्स शुरू हो जाएंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो पॉइंट मास या पार्टिकल क्या होता है? सबसे पहले फिजिक्स में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, शुरुआत में सर आप पढ़ाने लग गए। बेटा जितने भी न्यूटन के लॉज हैं वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही बनाए गए हैं। जितना भी हम मोशन पढ़ने वाले हैं वो सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का, एक पॉइंट की स्टडी करने वाले हैं हम सारी। तो इसलिए ये पता होना जरूरी है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मास या पार्टिकल क्या चीज है। इट्स वेरी सिंपल, whose size is very small. पॉइंट मास क्या होता है? जिसका अपना साइज बहुत छोटा हो। अब फिर वही बात आ गई, छोटा बड़ा तो ऐसे कहना मुश्किल है ना, ये चीज छोटी है। अब मैं आपसे बोलूं एक चीज बड़ी छोटी है, छोटी इतनी सी, तो आप कहोगे छोटी है सर। नहीं, एक एटम के कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है ये। तो छोटी बड़ी भी रिलेटिव हो गई बात। अच्छा, मान लीजिए आपसे एक बात करूं, कार छोटी है कि बड़ी है? कार, अब नहीं सर, कार तो काफी बड़ी होती है जी। लेकिन अगर मैं कहूं कार इंडिया से अमेरिका गई, नहीं चलो अमेरिका नहीं जाते, वहां कोरोना बहुत हो रखा है, किसी और जगह निकल जाओ, इंडिया से कहीं दूर तक गई, बहुत किसी और कंट्री में, न्यूजीलैंड चलेगी चलो, तो एक कार ने इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कार तो बड़ी छोटी सी है ना। यस, तो हमें कुछ ऐसे बोलना होता है, whose size is very small as compared to distance traveled by it. जैसे अर्थ है, क्या आप अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो? अर्थ को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो? नहीं सर, अर्थ तो बहुत बड़ी है जी, ऐसे कैसे कर लेंगे? बट सोचिए, जब अर्थ सन के राउंड घूम रही है, अर्थ सन के राउंड घूम रही है, तो अर्थ का अपना साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सो अर्थ इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो किसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है, कल उसके साइज की बात नहीं होती है, उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, या डिस्टेंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके,
अच्छा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत बहुत पड़ेगी, बिकॉज सारे लॉज, सारी स्टडी हम एक बार पॉइंट के लिए करते होते हैं। नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। Point mass whose size is very small as compared to distance traveled by it. For example, Earth revolving around Sun is point object. आपको यहां से समझ आ जाएगा भी इतनी बड़ी चीज को सर ने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, आगे चलते हैं। अब हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। मैंने पहली बात कर दी थी, इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोशन की टाइप्स क्लियर होनी चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं अगर हम डायमेंशनल बेसिस पे बात करें। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, ओके। 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? 1 dimensional motion. Only 1 dimension is changing during motion. Only 1 coordinate is changing during motion. Okay? 1 dimensional motion. 1 coordinate is changing during motion. It is called 1 dimensional motion. सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। हाँ जी, मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे सोचिए। जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, only 1 coordinate is changing, only x is changing. You can see x यहां था, फिर x यहां, यहां, only x is changing. अगर हमें इसकी पढ़ाई करनी है, हमें इसकी स्टडी करनी है कि ये कहां पहुंच गया, कितने टाइम में, तो हमें सिर्फ x की स्टडी करनी होगी, ओनली x की स्टडी। y तो फिक्स है। Only 1 coordinate is changing with respect to surrounding. Yes, sir. This is called 1 dimensional motion. 1 coordinate is changing during motion. For example, motion in straight line. Yes. ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। स्ट्रेट लाइन में जाना, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, उसी तरह हम अपना कोऑर्डिनेट बिछाएंगे और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। सो दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। ओके सर, 2 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? कितना अच्छा है ना, नाम से ही पता लग जाता होता है सब कुछ। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा? इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स, नाम है ना यार, 2 डायमेंशन मींस 2 dimensions are changing, 2 coordinates are changing during motion. Yes, इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं सर ड्यूरिंग मोशन। फॉर एग्जांपल ऐसा कह रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है यहां से, ये ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, इस प्लेन में मूव कर रहा है। प्लेन में एक चींटी है, एक चींटी ऐसे ऐसे जा रही थी यहां पे, इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन में मूव कर रही है।
तो आपके सामने है एक्स भी चेंज हो रहा है, देखो जब ये ऐसे ऐसे गया तो एक्स भी चेंज एंड वाई भी चेंज, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है सर इसके मूव करते वक्त। सो टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग ड्यूरिंग मोशन, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। Two dimensions, this is a dimension, this is a dimension, two dimensions are changing, two coordinates are changing during motion. तो इसका एग्जांपल बनेगा motion in a plane, motion in a plane, वो है motion in straight line, ये है motion in a plane. और एग्जांपल्स कोई, जितनी भी चीजें प्लेन पे चलती हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ का सरफेस, तो जो स्नेक होता है वो अर्थ पे चलता है, स्नेक ऐसे 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 ऐसे, तो दिस अ प्लेन, उस प्लेन पर चल रहा है वो, चींटी है वो ऐसे चल रही है, कहीं इधर चलेगी उधर चलेगी, उड़ेगी थोड़ी। ओके, सो दिस विल बी टू डायमेंशन, जितनी भी प्लेन में चीजें घूमती हैं, ठीक है, दे आर टू डायमेंशन। ओके, ठीक है सर, वन डायमेंशनल हो गया, स्ट्रेट लाइन में जाना, बस ओनली स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, आपने ऐसे ऐसे नहीं होना है, ओनली स्ट्रेट लाइन, दैट इज वन डायमेंशनल। अगर आप एक प्लेन में जा रहे हो, चाहे व्हाइट बोर्ड में चाहे अर्थ पे, दैट इज टू डायमेंशनल। ओके, देन थ्री डायमेंशनल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल, ऑब्वियसली three coordinates are changing, three coordinates are changing during motion, उसे बोल देते हैं भाई थ्री डायमेंशनल। मैंने आपको बोला है 15-20 मिनट के बेसिक्स है, बट काम बहुत आएंगे, फिर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर टर्म्स शुरू हो जाएंगी। सर, थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग ड्यूरिंग मोशन। ओके, लाइक आपको पता होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बेटा जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसे होती है, आउटवर्ड ऐसे, एक्स वाई जेड ऐसा है आउटवर्ड। ओके, बट अब हम ऐसे डंडे तो लगा नहीं सकते पेपर के ऊपर, तो हम उस जेड एक्सिस को ऐसे गिरा के दिखा देते हैं ऐसे, बट एक्चुअल पढ़ाई के लिए दिमाग में रखिए जेड हमेशा ऐसे होता है आउटवर्ड। तो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई होती है एंड जेड होती है आउटवर्ड, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे जरूर करते हैं। ओके सर, तो थ्री डायमेंशनल क्या होगा? जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, एक्स भी चेंज हो रहा हो, वाई भी एंड जेड भी। फॉर एग्जाम्पल, मोशन इन स्पेस, हवा में मोशन, सोचो ये जेड है, ओके, यहां मोशन हो रहा है हवा में, एक मॉस्किटो उड़ रहा है, मॉस्किटो यहां पे, तो क्या हुआ? जब वो उड़ रहा है तो एक्स भी चेंज हो रहा है, एक्स भी, हाँ जी, ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे उड़ते वक्त एक्स भी चेंज हो रहा है, हाँ, आगे को चला गया ना, वाई भी चेंज हो रहा है, ऊपर को भी चला गया, एंड जेड भी चेंज हो रहा है, ये जेड भी, ये मॉस्किटो ऐसे ऐसे गया तो इसने एक्स भी चेंज कर दिया, इसने वाई भी चेंज कर दिया, इसने बाहर को भी आ गया है, जेड एक्सिस भी, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज, सो मोशन इन स्पेस। ओके, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो मॉस्किटो काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाई करता है हवा में, मतलब जो भी चीज स्पेस में है यार, ये स्पेस है, हवा है, यहां पे काइट उड़ रहा है तो वो एक्स भी चेंज हो सकता है, वाई भी चेंज हो सकता है, जेड भी चेंज हो सकता है।
आप खुद समझते हो यार, आजकल 3D मूवीज बहुत आती हैं। तो 3D मूवी में क्या होता है, आप मूवी देख रहे हो, एक नॉर्मल टीवी वाली मूवी है, नॉर्मल मूवी, तो उसमें तो सिर्फ जो मतलब कैरेक्टर्स होते हैं, हीरोज होते हैं, वो इधर जाते हैं ऊपर जाते हैं, बस ये हमें प्लेन है टीवी हमारा, दैट इज 2 डायमेंशनल, हीरो ऐसे जाएगा बस। 3D मूवी में क्या होता है, हमें वो बाहर को आता हुआ भी नजर आता है, दैट इज 3rd डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड 3D मूवी। ऑब्वियसली हमें फील कराया जाता है, बाहर थोड़ी आ जाएगा। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं अगर हम डायमेंशन वाइज बात करें, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एक छोटी सी एग्जांपल, मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल मूविंग, ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बताओ ये 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? तो कई बार बच्चे सोचते हैं इट इज 2 डायमेंशनल, भी इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। नो, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यस सर। बच्चा सोचता है सर देखिए आप एक्स ऐसे बनाओगे, वाई ऐसे बनाओगे, और देखो जब ये जाएगा एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया, 2 चेंज हो गए, तो शायद ये 2 डायमेंशनल है। नहीं, अरे ये तो स्केल है, स्केल, ये तो हमारे हाथ में जैसे मर्जी लगा लो, हम ऐसे लगाएंगे ना, हम एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स क्यों करेंगे, हम 2 डायमेंशंस की पढ़ाई क्यों करें, हमारा एक से काम चल रहा है। ये देखो हमारे घर में स्केल पड़ा है, हम एक स्केल ऐसे रख देंगे, कैसे रख देंगे, एक ही चेंज होगा। सर पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ओके दिस इज 1 डायमेंशनल, मैंने आपको वैसे भी बता दिया यार, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है 1 डायमेंशनल, स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ी ऐसे होगी यार, ऐसे कर ले, ऐसे तो फिर कल को एक पार्टिकल ऐसे उड़ रहा है तो बच्चा इट इज 3 डायमेंशनल, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं तो ना एक्स यहां बनाऊंगा, वाई यहां बनाऊंगा, जेड यहां बनाऊंगा। हाँ फिर तो इसको 3 डायमेंशनल बोलना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली हम मिनिमम डायमेंशंस की रीडिंग करके काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा रीडिंग्स क्यों लें। तो स्ट्रेट लाइन में जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए इज 1 डायमेंशनल, प्लेन में जाए 2 डायमेंशनल, स्पेस में जाए दैट इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, जब भी नोट करना है वीडियो रोक के करना है, कर लीजिए नोट, मैं टाइम बचाने के लिए आगे कंटिन्यू कर देता हूं, इससे क्लास की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है बेटा। लो ये हमारा काम हो गया। लास्ट एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे आ गए, बस उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा प्रॉपर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। कॉन्सेप्ट तो ये भी हैं और फिजिक्स में बहुत काम आते रहेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्वियसली जो फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करती है, जो हमें फिजिक्स पढ़ने में मदद करती है, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, एनर्जी, बहुत सारी है। इलेक्ट्रिसिटी में आगे जाके बहुत आ जाएंगी। तो सर ये सारी है फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करें।
बेटा फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर, पता है आपको। होती तो एक और टाइप भी है, वो हम आगे जाके करेंगे, हमारे इसी चैप्टर के अंदर आ जाएगा एक और पार्ट, वो बाद में कराऊंगा। फिलहाल आपकी नॉलेज के हिसाब से चल रहा हूं। स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्केलर कौन सी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, दे हैव मैग्नीट्यूड ओनली, और इनके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, सही शब्द होता है बेटे स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। एक और चीज है, ये वेक्टर लॉस को फॉलो करते हैं। उन बातों पे वैसे हम अभी ना, हमारा इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेक्टर्स इन डिटेल, वहां पे बता दूंगा, अभी नहीं छेड़ते, अभी हम शॉर्ट में रखते हैं बहुत। मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है, आपका बचपन वाला ही चलते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड हो स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो दैट इज वेक्टर। एग्जांपल्स, डिस्टेंस, स्पीड, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में जरा सा ही फर्क है। इसके पास कल मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे बढ़िया एग्जांपल मास, मास डू नॉट हैव डायरेक्शन। हम कभी नहीं बोलते भी ये लीजिए 5 kg शुगर उस तरफ, नहीं, इट इज मास, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। और इसमें एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हो, फोर्स, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम बोल सकते हैं हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, इधर को लगा दी या उधर को लगा दी, ठीक है सर। तो स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया। लीजिए, ये हमारा बेसिक पार्ट खत्म हुआ। हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी से शुरू करते हैं काम। हाँ जी, डिस्टेंस। हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस। ओके, क्या होता है डिस्टेंस? सर इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ 2 शब्द दिमाग में रखने हैं। एक्चुअल पाथ। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। बाय बॉडी तो ऑब्वियसली है, छोड़ो। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होगा उसे बोलेंगे डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये 2 टर्म्स पैरेलल चलती हैं, एक जैसी हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट वेक्टर। डायरेक्ट वेक्टर, वेक्टर मींस एरो, डायरेक्ट एरो। ओके सर, हमने तो बचपन में कुछ और सुना था डिस्प्लेसमेंट में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, वो भी होता है,
बेटे मैं जब, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है आपकी ये, मैं जब भी एक क्वांटिटी के बारे में कुछ लिखवा रहा हूं, ये बुकिश चीजें नहीं लिखवाई जाएंगी आपको। ये उस कंटेक्स्ट में लिखाया जाएगा कि आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो। ये जो वर्डिंग होती है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज, इट इज इंग्लिश, इट इज नॉट फिजिक्स। वो याद तो की जा सकती है, फिर बच्चे कहते हैं इसे न्यूमेरिकल नहीं होते, थ्योरी तो समझ आ जाती है। मुझे हंसी आती है इस बात पे, थ्योरी तो समझ आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होते। हाउ कम, हाउ इज इट पॉसिबल? पहले तो तू इस बात को समझ, तुझे थ्योरी नहीं समझ आई, तुझे इंग्लिश समझ आई है। तुझे ये पता है इट इज डिफाइंड एज दिस दिस दिस, बस तुझे उसकी जड़ नहीं पता। ठीक है, मैं आपको जड़ बताने वाला हूं हर जगह पर। अगर जड़ पता है तो जब न्यूमेरिकल सिचुएशन आएगी, जड़ लगाते ही आंसर बाहर आएगा। इंग्लिश में उलझ गए, खत्म। क्योंकि आपको फिजिक्स नहीं आती है, इंग्लिश आती है। आप उसको क्रैम करके पेपर में लिख के 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, वो भी नहीं आते। अब तो पेपर में थ्योरी आई नहीं रही। बोर्ड्स के पेपर में सिर्फ 5-7 मार्क्स की डेरिवेशंस रह गई है, 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, 20 के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। 70 मार्क्स का पेपर है बोर्ड्स का, +2 का, तो 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव कर दिए, बचे 50 में से 30 के न्यूमेरिकल्स, बचे 20 में से 10 के कंसेप्चुअल्स हैं। मतलब 10 नंबर की बड़ी मुश्किल से डेरिवेशन, 5-7 नंबर की 10 लगा लो, तो उसकी तो कदर ही खत्म हो गई है इंग्लिश की। तो अब तो जड़ पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई इट। जो बोला जा रहा है वो थोड़े शब्द लिखवाऊंगा। 16 साल से बेटे काम करा रहा हूं, हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की जड़ें निकाल के रखी हुई हैं, आपको जड़ें दी जाएंगी, न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व होंगे। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स, कभी आपसे पूछा हो जाए व्हाट इज डिस्टेंस, आपने 2 शब्द बोलने हैं सर, एक्चुअल पाथ एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट वेक्टर। ओके, एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए एक पार्टिकल, देखो मैंने पूछा अपने आप निकला ना, एक पार्टिकल मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे पता है मैं सारी स्टडी पार्टिकल की कर रहा हूं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक है, ऐसे इट गो फ्रॉम A टू B। एक पार्टिकल ऐसे गया, ओके सर, देन व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस सर? एक्चुअल पाथ। ये जो असली रास्ता उसने फॉलो किया, ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। ये वाला, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट वेक्टर means arrow. Sir, this is called displacement. ये अपने आप वो भी बन गया शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वाली बात, वो इंग्लिश फॉलो हो जाएगी ऑटोमेटिक, डोंट वरी। अरे क्वेश्चन याद थोड़ी ना रहने, क्वेश्चन कुछ और ही बन के आएगा आपके आगे, तो वहां तेरी इंग्लिश फेल हो जाएगी, अप्लाई करनी डिफिकल्ट हो जाएगी। वहां ये लगाएगा मतलब ही निकल तो जाए। इनिशियल, फाइन, फील समझो, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस मींस मैंने एक बॉडी को डिस्प्लेस करके रख दिया। ये मेरे हाथ में बॉडी है, मैं ऐसे 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 करके यहां कर गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कितना कितना है, that matters to me. How you displaced doesn't matter, how much you displaced overall, that matters. इसलिए ये डिस्प्लेस कितना कर दिया।
खैर छोड़ो, हम ए से भी गए, ऐसे गए तो ये डिस्टेंस है। अच्छा अगर ऐसे गए, ये ऐसे गए तो ये डिस्टेंस है, ऐसे गए तो ये डिस्टेंस है। ओके सर, डिस्टेंस, इसे भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, इसे भी, जैसे जाओगे वो डिस्टेंस बन जाएगा। इसीलिए हाँ जी, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे गए, बट डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स। डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स हो गई, इसीलिए डिस्टेंस को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। Why distance is scalar? Because between two fixed points, distance do not have fixed direction. ये भी डिस्टेंस बन जाता है, ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। अच्छा, एसआई यूनिट क्या आएगा इसका? मीटर, वो इसका भी मीटर ही है। चलो, मीटर। और डायमेंशंस क्या होंगे बेटा? डायमेंशंस क्या होते हैं? वैसे तो हम इसका चैप्टर करेंगे प्रॉपर, बट फिलहाल के लिए शुरुआत इसके बेसिक्स सीखना है थोड़े से। डायमेंशंस मींस, ये हम लेंथ पढ़ रहे हैं ना एक तरह से, मीटर मतलब लेंथ, तो इसकी फॉर्म में लिखना है। मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, ऐसे लिखना, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। इसके भी डायमेंशन l है। बेटा मास के लिए m का सिंबल, लेंथ के लिए l का सिंबल, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। ये यूनिट नहीं है, ये डायमेंशंस हैं, तो सिंबल्स की फॉर्म में। टाइम के लिए t, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, डोंट वरी। अच्छा सर, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, जैसे तू जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स। ओके सर, जब भी एक नई क्वांटिटी सीखनी है, जब भी कोई नई क्वांटिटी मैं आपको पढ़ानी शुरू करूंगा, इमीडिएटली ये तीन बातें उसकी क्लियर करनी है हमने। वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका एसआई यूनिट क्या है, और उसके डायमेंशंस क्या है। आज फिलहाल मैंने आपको दो क्वांटिटीज कराई हैं सिर्फ, ओके? तो दोनों के बेसिक्स क्लियर हो गए। होता क्या है ये, और ये बेसिक्स एक्स्ट्रा क्लियर, नोट कर लिया? लो, जितना सीखा है पहले इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। ये जैसे मैंने रब कर दिया, वीडियो रोकनी थी और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अब इसको अप्लाई करेंगे। बेटा वीडियो क्लासेस में बहुत टाइम बच रहा है हमारा नोट करने वाला, ओके? तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। हाँ जी, क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां ए से, यहां से चला, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं एक बार। यहां से इधर गया 4 मीटर, और उसके बाद इधर गया, ठीक है, लेट्स से 3 मीटर। A particle moved like this and then this,
यहां तक किया है, तो आप खुद समझदार हो, इसका डिस्टेंस कितना आएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। सच्ची ये क्वेश्चन तो मुझे अब नर्सरी क्लास जैसे लगते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा, दो शब्द, एक्चुअल पाथ। तो उसने पहले 4 मीटर ट्रेवल किया, फिर उसने 3 मीटर ट्रेवल किया, मतलब एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया है, 4 and 3 सर 7 मीटर एक्चुअल पाथ। 4 plus 3 7। and what is displacement? Displacement, it is also what is, shut up, what is displacement? Initial, final, सीधा वेक्टर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सीधा वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सीधा वेक्टर। ओके, कितना है ये सर पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है ना। यस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इसको इधर ले आओ अंडर, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कितना है ये, 25 का अंडर रूट मींस 5। यस, ये हमारा क्वेश्चन था, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। लो सर, सो इजी, आगे चलते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से, हाँ जी, यहां से 50 मीटर आगे चला गया। ओके, उसके बाद फिर वापस मुड़ आया। तो 20 मीटर वापस आ गया, चलो 10 आ गया, 9। ओके, पहले वो 50 मीटर आगे गया है, फिर वो 10 मीटर पीछे आ गया है। ओके सर, तो वही बात, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। सोचो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। उसने असली पाथ कितना ट्रेवल किया, पहले 50, फिर 10 और किया है सर 60। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस तो हो गया एक्चुअल पाथ, 50 and then 10, 60. What is displacement? Sir, initial, final, direct, vector. Yes sir. कोई और शब्द लाना ही नहीं दिमाग में। वो गया कि वो आया, मैंने क्या लेना है, इनिशियल, फाइनल, डायरेक्ट, वेक्टर। यस, कितना आया, कितना है, साफ दिख रहा है। दिस इज 50, दिस इज 10, सो दिस इज 40। दिस इज डायरेक्ट विजिबल 40। ओके, पार्टिकल, ये क्वेश्चन के बारे में जो लिखूं, पार्टिकल मूव्ड 50 मीटर फॉरवर्ड एंड 10 मीटर बैकवर्ड। 50 मीटर फॉरवर्ड एंड 10 मीटर बैकवर्ड, हमें उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो लो, 60 एंड 40, साफ दिख रहा है जी। मजे की बात करता हूं एक और, अगर ऐसा होता, पार्टिकल मूव्ड 50 मीटर फॉरवर्ड
हाँ जी, पार्टिकल मूव 50 मीटर फॉरवर्ड एंड 70 मीटर बैकवर्ड। लो, मजेदार चीज आ गई। 50 मीटर पार्टिकल आगे गया, ये इनिशियल है, पहले 50 आगे गया, फिर ये ऐसे 70 मीटर बैक आ गया। पार्टिकल 50 मीटर आगे गया, फिर 70 मीटर पीछे चला गया। ये फाइनल है। अब कहता बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो उसने पहले 50 ट्रेवल किया, 50, फिर उसके बाद 70, पहले 50 उसके बाद 70। असली में जो पाथ उसने ट्रेवल किया है जुड़ता ही जा रहा है। 50 ट्रेवल किया है पाथ, फिर 70 किया है, टोटल कितना हो गए 120। यस सर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल, फाइनल। ये तो मैंने वैसे ही गैप दिखा दिया बेटा, गैप बुक नहीं है। उसी लाइन में ऐसे गए, फिर वापस गए उसी लाइन में, ठीक है। तो इनिशियल, फाइनल। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्ट वेक्टर। कितना है ये, कितना है सर, ये 70 है, ये 50 है, तो बच्चा कहता 20। हाँ, सही मायने में हम लिखेंगे इसको -20। वैल्यू वाइज तो 20 ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे देखो ना, हमारी एक्स एक्सिस है ये, हमारी एक्स एक्सिस, तो इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसलिए वेक्टर्स के बारे में हम बाद में जब बात करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, तो इसमें डायरेक्शंस मैटर करती हैं कि इधर को आइए डिस्प्लेसमेंट कि उधर को आइए। खैर, अभी के लिए दिमाग में रखिए, ये बेसिकली 50 प्लस में चला गया था, मान लिया मैंने, फिर 70 माइनस में चला गया है, तो इसलिए -20। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 20, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होने की वजह से इसे बोलते हैं -20। ओके, अच्छा, ये तो 3 एग्जांपल्स हुई हैं, और क्लियर होता रहेगा एग्जांपल से, डोंट वरी। 2 शब्द पकड़ के रखिए बस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट वेक्टर। बल्कि इन एग्जांपल से ना कुछ कंक्लूजन भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे, अपने बचपन में भी सुने होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है, वो हमेशा डिस्टेंस से छोटी आती है, वो तो आनी है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ने तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होना है, कॉमन सेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होना है। हाँ, बराबर भी हो सकता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज। बराबर भी हो सकता है अगर हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, सीधा ही यहां से यहां गए, हम असली में ही ऐसे गए, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, तब बराबर होते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ज्यादा आता है। अब हर एक एग्जांपल में देखो ना,
ये 60 आया, ये सिर्फ 40 आया, कहीं भी देख लो। और दूसरी बात, यहां मॉड भी लगा लो। मॉड का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव भी आ जाए तो उसका मॉड कर दो, वो भी छोटा ही रहेगा उससे। और दूसरी खास बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। डिस्टेंस खाली पॉजिटिव होता है क्योंकि डिस्टेंस ने तो जुड़ते ही जाना है। एक्चुअल पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, व्हाटएवर, वो सारा पाथ जुड़ते रहना है। ऐसे जाएगा तब भी जुड़ेगा, ऐसे जाएगा तब भी जुड़ेगा, तो वो तो पॉजिटिव है ओनली। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ये नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जैसे इसमें हुई, आगे जाके पीछे ज्यादा ही चले गए तो नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, ये आपने 9th क्लास में भी सुने होते हैं बेटे दोनों बातें, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखा दिया, बस नोट कर लीजिए। वीडियो रोककर नोट कीजिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ऐसे, दिस इज सेंटर और इसका रेडियस है r। एक पार्टिकल ने A से चलना स्टार्ट किया, A से चलना स्टार्ट किया, वो B तक गया, फिर C, फिर D, फिर वापस। ओके, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। उसने A से चलना स्टार्ट किया, पहले वो B तक गया है, फिर C तक, फिर D तक, फिर A पे वापस। ओके सर, तो क्वेश्चन है हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। कितना आएगा A से B जाने तक? A से B गया जब, तब तक का बताइए, फिर A से C तक का बताइए, फिर A से D तक का बताइए, फिर A से A तक का बताइए। क्या यार, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे तो सच्ची। 9th में किया होता है सब कुछ। सर यहां से स्टार्ट हुआ काम, particle is moving in a circular path of radius r starting from A। तो बताओ जब उसने क्वार्टर सर्कल किया है, A to B is क्वार्टर सर्कल, A to C is हाफ सर्कल, A to D is 3/4, 3 हिस्से, और A to D is A to A is पूरा सर्कल। हमें बताना है, तो वेरी सिंपल, इधर ध्यान देना। What is distance? A से B तक देखो, A to B। एक पार्टिकल यहां से गया है ऐसे, उसके पैरों के निशान ये वाले हैं, ये उसका असली पाथ है। कहता डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, तो ये उसका असली पाथ है। कितना कहलाएगा ये? कितना है? बच्चा कहता R। गुरु R तो ये है, R तो ये है, ये थोड़ी है,
ये पता क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पोर्शन, 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे। तो व्हाट इज डिस्टेंस सर? एक्चुअल पाथ। ओके, तो इसका पाथ निकालना है सर। पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कमफ्रेंस आपको पता है ना 2πr होता है सर, उसका 4th हिस्सा। ये क्या होएगा? पूरे 2πr का 4th हिस्सा। यस सर, ये डिस्टेंस हो गया। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल A to B जाने तक। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल फाइनल, और कुछ सोचना ही नहीं। इनिशियल फाइनल सीधा वेक्टर, इनिशियल फाइनल सीधा वेक्टर। सर दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, कितना आएगा? ऑब्वियसली ये आर, ये आर, तो ये क्या आएगा? पाइथागोरस लगा लो। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अंडर रूट कर लीजिए, ये आ गया। तो दिस इज √2r। सर डिस्प्लेसमेंट आ गई जी। आगे चलते हैं A to C। A से C तक पार्टिकल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उसने A से स्टार्ट किया, चल रहा है, 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 यहां तक पहुंचा। असली पाथ कितना है? यस, पूरे सर्कल का आधा, मीन्स 2πr/2। πr हो गया एक तरह से, लीजिए πr। ओके, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बेटा असली पाथ तो समझ आ गया, πr। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, सीधा वेक्टर, इनिशियल टू फाइनल सीधा वेक्टर। तो r r कितना हो गया? ये 2r। ठीक है बेटा, r r 2r। ओके, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, वो πr बन गया। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल फाइनल सीधा, दिस इज 2r। चल A to D की बात करते हैं। A to D, असली पाथ देखो कितना हुआ? A से D तक हम ऐसे 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 गए गए गए, सर्कल में घूम रहे हैं भाई। असली पाथ ये सारा, तो ये तो πr है ही है, आधा वाला तो πr। और ये चौथा हिस्सा, जैसे ये चौथा हिस्सा था 1/4 पोर्शन, वैसे ही 1/4। तो ये πr तो है ही, 1/4 ये वाला भी, but I will say πr तो है ही, बाकी 1/4 पोर्शन। ठीक है, आधा पोर्शन तो ठीक है, बाकी ये 1/4 पोर्शन है इसके जितना। तो 2πr पूरे सर्कल का 1/4, ये मेरा ख्याल है बन गया कट के 2, 3πr/2 बन गया जी। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? A to D, ये A to D, A to D डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल सीधा, इनिशियल फाइनल सीधा, A to D। ओके सर, वो वही हो गया, R R ये लगा के √2r, पाइथागोरस। एंड लास्ट पार्ट A to A।
घूमकर वहीं पे आ गए दोबारा, A to A, यहीं पे आ गए। सो व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस A to A? टोटल पाथ कितना है सर? 2 पाई r, 2 पाई r। एक्चुअल पाथ, ये पूरा सर्कल घूम गए ना हम, घूमी जा रहे पूरा गोल सर्कल, यहां तक कितना हो गया? 2 पाई। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0। यहीं से शुरू हुए इनिशियल, घूमकर यहीं पर वापस आ गए। इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। देखो बेटा ऐसा है, घूमकर वहीं पे आ गए, तो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। तो इनिशियल से फाइनल सीधा वहीं पे तो खड़े रह गए, तो 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ 2 पाई r। मेरा ख्याल है आराम से समझ आ गया होगा। इन केस कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट के लिए एक बात याद आई, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये समझ आ गया अच्छे से ना? ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोककर नोट कीजिए। बेटा एक क्वेरी, एक 2-3 बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम हो गया है हमारा, टूल्स कराए थे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में। तो बच्चे पूछ रहे थे, कहते सर बुक्स कौन सी ले? एक बच्चे ने पूछा, कहता सर मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहता हूं, बड़ा मुझे अच्छा लगा, मुझे करण है शायद नाम या कुछ और नाम है, व्हाट्सएप पे आया हुआ था। कहता सर कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं चाहता हूं कि जब मैं चैप्टर करूं मैं इमीडिएटली जेई मेन प्रीवियस ईयर भी कर दूं। मुझे इतना अच्छा लगा व्हाट्सएप वो, मैंने उसको भी प्रेज की बच्चे को कि इतना इंटेलिजेंस लेवल अभी +1 में ही शुरू में, मतलब वो बच्चा समझ पा रहा है कि सर एक चैप्टर कर लिया, इमीडिएटली मैं उसके प्रीवियस ईयर करना चाहता हूं ताकि मुझे पता लग जाए पेपर कैसा आता है, मुझसे अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो सर मुझे उसकी कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उसको जो मैंने रिकमेंड किया वही आपको करता हूं। उसने बुक पूछी थी, आपको सुन के खुशी होगी कि सबसे अच्छी बुक इस चीज की अपनी बुकलेट के अंदर ही है, सेक्शन डी। कैसे? ध्यान से समझिएगा, बुक्स के चक्करों से, हर चक्करों से मुक्त कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप मेरे से लेक्चर समझ रहे हो, क्या लगता है ये लेक्चर सुन के रैंक आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू थोरो प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस कहां से? ध्यान से सुनो। मैं एक आधे दिन में, आज या कल में ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर काइनेमेटिक्स की बुकलेट शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशंस। तो बुकलेट के अंदर हमारे जो हम फिजिक्स की बुकलेट देंगे आपको, उसमें 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी। ओके, सेक्शन ए में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेक्शन सी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, एंड सेक्शन डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, ये क्या चीज है? जैसे मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, सबसे मजेदार चीज क्या है, चारों सेक्शंस के अंदर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है। मान लीजिए मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करा दिया, मान लो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये बेसिक सी चीजें करा दी।
तो आपको इनके क्वेश्चन इस सेक्शन में भी दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे। मींस मैंने क्या किया, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे जेई मेन 2002 में शुरू हुआ था, 2019 2020 के भी इवन जनवरी अटेम्प्ट के अपडेटेड होंगे इसके अंदर। ओके, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड 2019 में 18 पेपर हुए थे जेई मेन के, ऑनलाइन होने की वजह से अलग अलग स्लॉट्स में। 2020 में 6 पेपर हो चुके हैं, 18 में भी 2018 में भी काफी पेपर्स थे। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लिया एंड उनको ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज कर दिया। बेटा टॉपिक वाइज मींस जब हमने एक टॉपिक किया, वो बच्चे ने मेरे से मांगा था सर कोई चैप्टर वाइज बुक बता दो। चैप्टर वाइज से भी ज्यादा बढ़िया चीज होती है टॉपिक वाइज। मान लो यार अगर यहां पे सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हो, तो आप लोग बुकलेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आप कर ही नहीं पाओगे। यू हैव टू वेट टिल एंड ऑफ चैप्टर कि सर का पूरा काइनेमेटिक्स चलेगा 1 महीना 1.5 महीना में भी, तो 1.5 महीना आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन मिक्स्ड है, अगला टॉपिक आ जाता है, पिछला आ जाता है। सो यू कांट डू दैट। कोई भी बुक देख लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज नहीं होते, मिक्स्ड होते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो मेरा काइनेमेटिक्स फिनिश हुआ एंड मैंने अगला चैप्टर शुरू कर दिया। अब मैंने अगला कर दिया, मैं कहूंगा बेटा सेक्शन डी कर लो। अब आपके ऊपर इतना सारा वर्कलोड हो गया, भी पूरा सेक्शन डी करना है, उधर से नया चैप्टर शुरू हो गया। यू कांट डू इट, इट्स टफ। तो इसीलिए इजी करने के लिए क्या किया, टॉपिक वाइज कर दिया। तो अब क्या है, जब मैं एक टॉपिक खत्म करूंगा तो आपको वो ए में से करना है, बी में से करना है, सी में से करना है, डी में से करना है। सिंपल। पहले ए बी सी जो मैं कराऊंगा, जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपने डी के करके देखने हैं कि मेरे से हो रहे हैं क्या। ये टॉपिक का मैंने एबीसी प्रैक्टिस कर लिया है, डी मेरे से हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो पा रहा है तुझे टॉपिक आता है, नहीं हो पा रहा है अब मेरे से बात करो, आई विल टेल यू अनदर वेज। सो स्ट्रिक्टली वेरी क्लियरली वन थिंग, सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कोई नहीं करनी है, बुकलेट करनी है पहले। ओके सर मेरे कजन का फोन आया था, वो कह रहा था कि ये वाली बुक बड़ी अच्छी है, ये जरूर कर लियो। सर मेरे किसी आगे के आगे आगे आगे, मतलब आपके पास जिनके फोन आते हैं उनका एनालिसिस इतना होएगा बेटा। हम 16 साल से हर पेपर को इतना डीपली एनालाइज कर रहे हैं यार। 2020 में पेपर हुए 6 पेपर, 6 के 6 पेपर का हर क्वेश्चन एनालाइज होता है कि ये कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, उसके मुताबिक बुकलेट में चेंजेस होते हैं। बुक लगवाना सबसे आसान है, मैंने तो मुंह से बोलना ही है, हाँ बेटा ये बुक ले लो, ये भी अच्छी बुक है, ये भी ले लो, खरीदनी देने। जितना बुक्स पढ़ाएंगे उतना पाथ, देखो आपको ओके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आप यहां खड़े हो, ये जेई है, आप बुक्स ऐड कर रहे हो, लो पाथ लंबा हो रहा है आपका, ठीक है, पाथ लंबा हो रहा है, आपको यहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता बुक्स करने वाले नहीं निकलेंगे, निकलेंगे, बट फिर उनका टाइम इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा उनको पहुंचने में, वो घंटों पढ़ेंगे। बेटे मैं मानता हूं टीचर का यही तो रोल है कि आपका ये सारा काम मैंने खुद स्टडी कर लिया है। ये बुकलेट कम से कम नहीं तो 12 या 13 टॉप बुक्स के टॉप क्वेश्चंस को बहुत दिमाग लगा के ऑर्गेनाइज करके बनी है। तो ये आपके लिए ये वाला पाथ है, बस आपको मैं करा रहा हूं, इसको करते जाओ। किसी को मन में आए नहीं मैं तो बुक करना चाहता हूं, डू इट। एक चैप्टर पहले मेरी बुकलेट में से कर ले, उसके बाद जो तेरे कजन ने कहा है हाँ भाई ये बुक ले ले, उसको बोल एक और बता दे, 3-4 ले ले, उस चैप्टर को उनमें से करके देख, देन यू विल फील कि हर मुझे वो ऑटोमेटिकली आती थी एंड उससे मच बेटर क्वेश्चन सर की बुकलेट में है। ओके, दैट इज माय ड्यूटी बेटा, दैट इज माय पैशन एक्चुअली। ये सब करना बच्चों के लिए, मटेरियल, टेस्टिंग, लेक्चर, सब कुछ तो ऑलरेडी काफी बेस्ट
हो चुका है काम। इसके अलावा एक जेई एडवांस पैकेज होता है, उसमें पैटर्न की प्रैक्टिस है सारी, मोर देन वन ऑप्शन, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर, मैच, ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आते हैं एडवांस में, वो ये पैकेज है। अगेन मतलब बेटा फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने आप रिजल्ट्स देखते हो जेई में 2020 में इतनी परसेंटाइल्स आई हैं बच्चों की 99.999, 99.77, ऐसी नहीं आई हैं। फिजिक्स मैथ्स में बहुत हाई स्कोर्स मिले हैं और हर बच्चे ने ओनली बुकलेट्स की हुई थी, ओनली बुकलेट्स। जिसका जेई में टारगेट है वो सिर्फ ये कर लेगा। मेडिकल की बुकलेट अलग है, मेडिकल की बुकलेट सेपरेट है सर। उसके प्रीवियस ईयर में नीट के क्वेश्चन होंगे, उसके सेक्शन सी के क्वेश्चन अलग होंगे, तो वो डिफरेंट बुकलेट है। बी में भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो नीट के हिसाब से बनाई गई है। तो नीट वालों ने नीट की बुकलेट करनी है, जेई मेंस वालों ने ये वाली करनी है, जेई एडवांस वालों ने एडवांस पैकेज करना है। एंड आई कैन बेट, आप अगर नीट की बात करोगे तो इससे ऊपर चीज नीट के लिए नहीं मिल सकती, जेई मेंस में इससे ऊपर नहीं मिलेगा, जेई एडवांस में इससे ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब मुझे इससे ऊपर मटेरियल ढूंढ के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मेरे पास सारी दुनिया का मटेरियल पड़ा है, बहुत हार्डवर्क करके फिर ये बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं बेटा, यूज इट। ओके, तो एडवांस पैकेज जब थोड़ा सा चैप्टर हो, अच्छा मजे की बात इसमें भी टॉपिक वाइज है, सो दैट जब आपने एक टॉपिक कर लिया, जो बच्चे एडवांस करना चाहते हैं इसको किया, उसके बाद एडवांस लेवल इमीडिएटली गेन करो। वी कांट वेट कि सारा चैप्टर खत्म हो 1.5 महीने बाद फिर एकदम से अटैक हो जाए इसका, नहीं। ये सारी मेहनत बेटा मेरी है, आपने सिर्फ इसको करना है।